हे गाइस हाय। मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 3 लेकर के। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी को आगाज़ करते हैं। एंड इससे पहले कि हम अगला एपिसोड शुरू करें, हम थोड़े से प्रीवियस एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस स्टोरी में सुना था कि निया एंड कनिष्का की पहली मुलाकात होती है जो पूरी फाइट से भरी होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ खास अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाती और दोनों की ज़ोरदार लड़ाई होती है। और उनकी एक ज़ोरदार लड़ाई के बाद दोनों लोग अपने अपने घर को चले जाती हैं। हमारी निया मैडम का इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका होता है कि वो बिना शॉपिंग किए ही विधि को लेकर के गुस्से में घर चले जाते हैं। इधर रिया एंड कनिष्का भी गुस्से में वापस अपने रूम पे आ जाती हैं। वह दोनों जल्दी ही फ्रेश होती हैं और देन उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाती हैं। हालांकि उस लड़ाई को काफ़ी टाइम हो चुका होता है, बट रिया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है। वो जब से रूम पे आई होती है लगातार निया के बारे में ही भला बुरा कहे जा रही होती है। हमारी कनिष्का बहुत ही शांत होती है। हालांकि आपको पता है कनिष्का बहुत ही सिंपल, शांत, सुशील, सुंदर, जी हाँ संस्कारी भी इस टाइप की लड़की है। तो वो ज़्यादा इन सब बातों पे रिएक्ट नहीं करती है। बट हमारी निया तो बिल्कुल ही अपोजिट है। एंड वो ऑलमोस्ट मतलब क्या ही कर देती अगर सॉरी मैं रिया की बात कर रही हूँ, मुझे लगा मैंने गलती से निया कह दिया। तो हमारी रिया अभी भी पूरी शिद्दत से निया को कोस रही होती हैं और गुस्से में बड़बड़ा रही होती हैं कि अमीरजादे जाने किस टाइप के होते हैं, कैसे इनके संस्कार होते हैं, भला इन्हें कौन हक दे देता है कि किसी भी गरीब के इस तरीके से बेइज्जती करें। पहले तो ये गलती करते हैं, फिर उसके बाद से सॉरी बोलने की बजाय और भी गलती करते हैं और देन उसके बाद अपने से छोटी हैसियत वाले किसी भी इंसान की बेइज्जती करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये सारे के सारे अमीरजादे एक ही जैसे होते हैं। मुझे तो इन सब से नफरत है। अगर पैसा होना इस तरीके का कैरेक्टर दर्शाता है तो अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वरना इसी तरह मेरा भी दिमाग ख़राब हो चुका होता। रिया न जाने गुस्से में क्या बड़बड़ाए जा रही होती है एंड कनिष्का चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। तभी रिया की नज़र कनिष्का पे पड़ती है और वो बोलती है कि तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, जब से तुम वहाँ से आई हो कुछ खोई खोई सी लग रही हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? कनिष्का: नहीं, मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ? मुझे लगता है कि दुनिया के सारे अमीरजादे एक जैसे नहीं होते हैं। और खैर हमें उससे क्या मतलब, उस बात को बीते हुए कई घंटे हो गए और मुझे लगता है अब हमें उन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहिए। भूल जाए? क्या तुम्हें लगता है कि ये बात इतनी छोटी है जो आसानी से भूली जा सकती है? उस बेहूदी लड़की की वजह से मेरी सारी ड्रेस गंदी हो गई और वो मेरी तो उसने मेरी फेवरेट टी शर्ट बेकार कर दी। वो लड़की मुझे दोबारा मिली ना तो मैं उसका मर्डर कर दूँगी, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। कनिष्का: अब बस भी करो, छोड़ो, क्या फ़ायदा, वो यहाँ तो तुम्हारी बातें सुन नहीं रही है। शुक्र है कि वो मेरी बातें नहीं सुन रही है, वरना मैं उसका क्या करती ना मैं खुद नहीं जानती। रिया अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश करती है एंड बेचारी कनिष्का चुपचाप सुनती रहती है। उधर आते हैं निया कपूर की तरफ। तो निया कपूर भी कुछ इसी तरह आग बबूला हो रही होती हैं। जब रिया इतना गुस्से में है तो सोचिए दी निया कपूर कितने गुस्से में होंगी। वो उधर बिना शॉपिंग किए ही अपने घर चली आती हैं और गुस्से में रूम के जितने भी सामान फेंक सकती थी वो सारे ज़मीन पर फेंक देती हैं, पूरे रूम के तहस नहस कर देती हैं। और उन्हें ऐसा करते देखकर किसी भी नौकर की हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें जाकर के रोकने की कोशिश करे। सिर्फ मिस्टर विजय जो उनके घर के हेड होते हैं, सभी नौकरों के हेड होते हैं, सारे नौकर्स उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं
तो उन्हीं की हिम्मत होती है कि वो निया के पास आएँ, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी होते हैं और कपूर कॉरपोरेशन में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे होते हैं। करीब 5 से 6 साल हो चुके होते हैं और बहुत ही लॉयल इंसान होते हैं। तो निया उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती है, उसमें लाख बुराई हो, पर वो अपने से बड़ों की बिल्कुल इंसल्ट नहीं करती, ख़ास तौर पे जो उसके दिल के करीब होते हैं। तो विजय अंकल भी उन्हीं में से एक होते हैं। वो धीरे से उसके पास आते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन निया हमारी इतने गुस्से में होती हैं कि वो उस समय उस बात को छेड़ना बिल्कुल भी सही नहीं समझते और चुपचाप वहाँ से जाना ही बेहतर समझते हैं। तो विजय अंकल भी चुपचाप चले जाते हैं। दादाजी ऑलरेडी घर पे नहीं होते हैं, वो काफ़ी बिजनेस में बिजी रहते हैं, इस वजह से सिर्फ दादी माँ ही घर पे होती हैं। वो भी शाम हो चुकी होती है तो गार्डन एरिया में रहती हैं, यानी कि अंदर फुल टू बिंदास खाली समय होता है। निया जितना चाहे उतना तोड़ फोड़ कर सकती है, वहाँ पे उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। और मुझे लगता है कोई होता भी तो अपनी मौत को जानबूझकर कोई बुलावा नहीं भेज सकता। तो गाइस, निया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। जब सारी चीज़ों को तहस नहस कर लेती है तो वो गुस्से में एक जगह बैठ जाती है। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो चुका होता है। वह अंकल को बुलाती है और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। अंकल समझ जाते हैं। अंकल सीधा विधि के पास जाते हैं और उस मॉल की डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। विधि उन्हें बताती है कि वहाँ पे क्या हुआ। देन उसके बाद उन्हें एक्चुअली निया ने ऑर्डर दिया होता है कि वो कनिष्का की सारी डिटेल निकालें, क्योंकि निया जिस पोजीशन में होती है उसके लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होता है कि किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। तो सिर्फ उसे एक ऑर्डर देना होता है और अगले ही पल वो इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ ही जाती है। तो बटलर अंकल, जैसा कि मैंने बताया, वो हेड होते हैं और सिर्फ वो हेड कपूर हाउस में नहीं होते हैं, बल्कि कपूर कॉरपोरेशन में भी उनकी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है। तो एक्चुअली वो पीआर डिपार्टमेंट के ही एक एम्प्लॉय होते हैं। किस पोस्ट पे होते हैं ये आपको आगे पता चलेगा, बट अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि कपूर कॉरपोरेशन का जो पीआर डिपार्टमेंट होता है, बटलर अंकल उसमें एक अच्छी खासी पोस्ट पे होते हैं। तो किसी भी इंसान की, जैसा कि आपको कोई भी, पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन होता है, और ऐसे किसी भी इंसान के जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से बिल्कुल मुश्किल नहीं होता कि किसी इंसान की कैसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। उनका काम यही होता है और वो काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं इन कामों में, कोई भी हो, विजय अंकल हो या कोई भी हो। तो गाइस, विजय अंकल को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है रियान कनिष्का की इन्फॉर्मेशन निकालने के में, क्योंकि वो सीधा मॉल में जाते हैं और उस मॉल की जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसे चेक करते हैं। उन दोनों लड़कियों को देखते हैं तो उन्हें जल्दी ही सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो उन्हें ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है कि निया इतनी गुस्से में क्यों थी और उसने ऐसा क्यों किया। तो गाइस, जल्दी, जैसा कि आपने देखा कि बटलर अंकल जल्दी ही निया एंड कनिष्का की फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लेते हैं और उसके बाद मॉल के अंदर जाते हैं रिसेप्शन एरिया में एंड वहाँ से उनकी डिटेल्स निकाल करके उनका एड्रेस, नंबर, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वो इन्फॉर्मेशन निया को नहीं देते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है और अगर इस इन्फॉर्मेशन के साथ वो निया के पास जाते तो अल्लाह जाने उनका क्या होता। उन्हें पता था तो वो इंतज़ार करते हैं थोड़ा और जानकारी लेने के लिए। तो करीब इन सब चीज़ों में 3 से 4 दिन का समय निकल जाता है और बटलर अंकल पहले ही दिन से लगातार निया एंड कनिष्का पे अपनी नज़र गड़ाए हुए होते हैं। फाइनली 3 से 4 दिन बाद जाते हैं वो निया के पास और उन्हें एक फ़ाइल देते हैं। उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है। बटलर अंकल अपनी तरफ से क्या करना है वो बहुत ही बखूबी जानते हैं। तो 3-4 दिन के बाद जब निया के सामने कनिष्का एंड रिया की डिटेल जाती है तो वो उसको आराम से बैठ कर के देख रही होती है। उसमें उनके नाम, एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखा होता है। इसमें रिया की फैमिली के बारे में भी होता है और ये भी होता है कि निया की कोई भी फैमिली नहीं है और उसकी अब तक की 20 ईयर्स जो पहले की लाइफ होती है उसके बारे में उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि निया जब भी टेली में
आती है और उसके बाद क्या करती है, कैसे स्ट्रगल करती है एंड कैसे जॉब कर रही होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल्स में होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विजय अंकल ऑलरेडी पीआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें डिटेल्स निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। तो निया एंड रिया की करीब पूरी पूरी कुंडली जो होती है वो निया के हाथों में इस समय होती है, और उन्हें निया की और रिया एंड कनिष्का की करेंट सिचुएशंस के बारे में भी इंक्लूड होता है। तो निया को इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि कनिष्का इस समय जॉब ढूंढ रही है। तो निया बटलर अंकल को फिर से कोई इंस्ट्रक्शंस देती है और उन्हें कुछ हिदायत देती है, या यूँ कह लें कि कुछ ऑर्डर देती है। अब वो ऑर्डर्स क्या होते हैं ये तो सिर्फ वो और विजय अंकल ही जानते हैं। तो गाइस ये तो पता चलेगा बाद में। तो हम बात करते हैं, आ जाते हैं स्टोरी में अपनी निया एंड कनिष्का एंड रिया की तरफ। इधर कनिष्का एंड रिया करीब 3-4 दिन बीत चुके होते हैं और करीब इन दिनों 2 से 3 जगह इंटरव्यू देने के लिए कनिष्का जाती है, पर उसे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है। हर रोज़ की तरह कनिष्का आज भी उदास होकर के जाती है और दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे होते हैं और फाइनली हमारी निया ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हैं। तो तभी उनकी नज़र कनिष्का पे पड़ती है। कनिष्का काफ़ी शांत बैठी होती है। उसे शांत देख करके रिया उनके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठी हो? कनिष्का, आज मेरा इंटरव्यू है। अरे, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इंटरव्यू है तो बेस्ट ऑफ लक, रिया ने कहा। फिर उसके बाद कनिष्का कुछ खास रिएक्शन नहीं देती है। वह धीरे से कहती है, मैं नहीं जा रही इंटरव्यू देने। रिया उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा चौंक जाती है। क्यों? तुम इंटरव्यू देने क्यों नहीं जा रही हो? तुझे तो पता है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार ट्राई कर रही हूँ और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे सारे ऑफिस में रिजेक्शंस क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ या फिर मुझे तो सच में खुद पे शक होने लगा है। तभी रिया उसको समझाते हुए कहती है, कनिष्का, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मैं हूँ ना, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? और मुझे पक्का पता है तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी। शायद इसीलिए अभी तक गॉड ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी पोस्ट सेव करके रखी होगी। रिया बेतुकी सी बातें बोल करके कनिष्का को समझाने की कोशिश करती है, बट कनिष्का हमारी उदास होकर के कहती है, यार क्या बोल रही है? तुझे तो पता है 3-4 दिन से मैं लगातार 4 ऑफिस से रिजेक्शन पा चुकी हूँ और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक और जगह से रिजेक्ट हो जाऊँ। यही सब बातें कर ही रहे होते हैं और रिया उसे समझाने की कोशिश करते हुए न्यूज़पेपर पलटती है। तभी उसकी नज़र एक ऐड पे जाती है और रिया उस ऐड को पढ़ने लगती है। वो न्यूज़पेपर का एक पोर्शन होता है ना जिस पे लोग जॉब रिक्वायरमेंट के एड्स डालते हैं। तो रिया की भी नज़र फ़िलहाल एक एडवर्टाइजमेंट पे पड़ती है और वो उसे पढ़ रही होती है। तभी रिया की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी खुशी कनिष्का के पास जाती है और कहती है, इसे देखो ज़रा। तो कनिष्का बिना मन के कहती है, क्या है? कहती है, देखो तो, फिर तो समझ आएगा ना कि क्या है। तो कनिष्का उसे पढ़ती है। कनिष्का जैसे ही उसमें देखती है कि एक ये तो जॉब एडवर्टाइजमेंट है, तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है और थोड़ा सा वो अपने चेहरे पे खुशी के भाव लाई ही होती है, तब तक फिर से उदास हो जाती है। रिया इतनी तेज़ी से उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस बदलते हुए देखती है और कहती है, अब क्या हुआ? तुझे क्या ये जॉब पसंद नहीं आई? तो कहती है, पसंद तो आई, लेकिन तूने शायद इसे पूरा नहीं पढ़ा। तो रिया कहती है कि हाँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है, क्या ये जॉब अच्छी नहीं है? अच्छी है, पर उन्हें 24 आवर्स के लिए कोई चाहिए। 24 आवर्स का मतलब तू समझ रही है ना? तभी रिया बात को समझते हुए उदास हो जाती है और वो कनिष्का की तरफ देखने लगती है। कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चल जाने दे, हम कोई दूसरी जॉब देख लेंगे।
तभी कुछ देर सोचने के बाद रिया फिर से कनिष्का की तरफ एक नज़र देखती है। उसका चेहरा उदास होता है। उससे कनिष्का की ये हालत देखी नहीं जा रही होती है। वो फिर से कुछ सोचते हुए बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस जॉब की लोकेशन हमारे फ्लैट से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 10 मिनट का रास्ता होगा। इसका मतलब कि अगर तू इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेती है तो फिर नहीं 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 नहीं, तू जो कहना चाहती है तुझे वो बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्री नहीं होने वाली। मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाने वाली, और मुझे पता है तू ये बिल्कुल ऊपर के मन से कह रही है। मैं यहाँ से गई तो अगर हम दोनों में से किसी को सबसे ज़्यादा दुख होगा तो वो तू होगी, और मेरे लिए तो तू पूरी फैमिली है। फिर मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती। अरे बाबा, तू इतना सेंटी क्यों हो रही है, रिया ने हताश लगते हुए कहा। अभी देखो, हमारी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें इस जॉब की ज़रूरत भी है, तो क्यों ना 1-2 महीने के लिए तो इस जॉब को कर ले। देन उसके बाद जैसे ही हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो इसे छोड़ देना, दैट्स इट। रिया ने उसकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन कनिष्का ने उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर हमारी रिया मैडम जो थी वो पूरी पूरी शिद्दत के साथ कनिष्का जी को मनाने में लग गई। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद फाइनली कनिष्का ने हाँ किया, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो इस इंटरव्यू को दे। खैर, अगले दिन की डेट थी उस पर। एक्चुअली मैं उस जॉब के बारे में बता दूँ, कोई कपूर फैमिली थी जिसमें एक केयर टेकर की ज़रूरत थी। तो जैसा कि हमारी कनिष्का हैं, उनके पास मेडिकल की क्वालिफ़िकेशंस होती है और डिग्री भी होती है, तो वो पूरी तरह से इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। पर उनकी एक प्रॉब्लम होती है, जो भी उस कपूर फैमिली को चाहिए होगा केयर टेकर, वो 24 आवर्स के लिए चाहिए होगा। यानी कि हमारी कनिष्का को यहाँ से शिफ्ट करना होगा और कपूर कॉरपोरेशन के में रहने के लिए जाना होगा। इसका मतलब ये था कि वो रिया के साथ आगे नहीं रह पाती, और यही सबसे बड़ी वजह होती है इस जॉब को नापसंद करने की। तो हमारी कनिष्का बेमन से इसके लिए हामी भर देती है, और रिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर मन ही मन वो भी उदास होती है। उसे पता होता है कि अगर कनिष्का की ये जॉब लगती है तब भी प्रॉब्लम है, और नहीं लगती है तब भी प्रॉब्लम है। तो फाइनली वो अपने दिल को कठोर करती है और कनिष्का को मना लेती है कि वो इंटरव्यू देने जाए। अगली सुबह हमारी कनिष्का रेडी होकर के इंटरव्यू के लिए निकल जाती हैं। करीब सुबह के 9:30 बज रहे होते हैं। हाँ, करीब सुबह के 10 बजने वाले होते हैं, तभी हमारी कनिष्का बिल्कुल टाइम से कपूर हाउस के गेट पे पहुंच जाती हैं। जैसे ही वहाँ पे उन्होंने कपूर हाउस में अपना पहला कदम रखा, उनकी नज़र पड़ती है एक सुंदर सा बड़ा सा बंगलों पर। वास्तव में कपूर हाउस बहुत ही खूबसूरत होता है। रिया हमारी जैसे जैसे अंदर जाती है वैसे वैसे कपूर हाउस के अगल बगल की सारे इन्वायरमेंट्स को एब्जॉर्ब करती रहती है। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार निया निकल जा रहा है, पर आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा अपनी तरफ से। हमारी कनिष्का जैसे जैसे कपूर हाउस को देखती जाती है और करीब से वो काफ़ी इम्प्रेस होती जाती है। एडवर्टाइजमेंट में जैसा उसने एक ओपिनियन बना लिया था कि कोई छोटी सी नॉर्मल सी फैमिली होगी और जिन्हें एक केयर टेकर की ज़रूरत होगी, पर एक्चुअली रियलिटी जब वो देखती है अपनी आंखों के सामने तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता जैसा उसने सोचा था। कपूर हाउस वास्तव में बहुत ही बड़ा और लग्जूरियस अपार्टमेंट टाइप का होता है, और कनिष्का को वहाँ बहुत ही प्यारी सी चीज़ नज़र आती है, कपूर हाउस का गार्डन। जी हाँ, कनिष्का जैसे ही कपूर हाउस के गार्डन की तरफ देखती है तो कुछ देर के लिए वहीं पे खड़ी हो जाती है, पॉज हो जाती है, चुपचाप देखती रहती है। कनिष्का जब गार्डन की तरफ देख रही होती है तो उसका दिल होता है कि वो अभी चली जाए और वहाँ पे घूमने लगे, टहलने लगे, वहाँ की चीज़ों को देखने लगे। उसे ये समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कि कपूर हाउस ने अपने इस गार्डन का ख्याल कितने अच्छे से रखा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेयर फ्लावर्स होते हैं और
ये बात शायद रिया को भी नहीं पता होती है कि कनिष्का को गार्डनिंग से बहुत प्यार होता है। उसे फ्लावर्स रेयर जो भी होते हैं थोड़े से उनके कलेक्शंस और अलग अलग तरह के पौधे लगाना और उनकी खुद देखभाल करना बहुत ही पसंद होता है। यही वजह होती है कि इतनी सारी चीज़ों में अगर कोई पहली चीज़ जो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाती है वो कपूर हाउस का गार्डन एरिया होता है। कनिष्का के चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह सोचती है वाह कितना सुंदर गार्डन है। हमारी कनिष्का जो पहले से ही मन बनाकर आई होती है कि उसे इस जॉब को बस बेमन से देना इस इंटरव्यू को बेमन से देना है और उसका कुछ खास इरादा नहीं होता है। बट जब उस गार्डन को देखती है तो उसके दिल में एक थोड़ी सी छोटी छोटी सी आशा जगती है कि शायद वो कपूर हाउस में रह सकती है बिकॉज ऑफ दिस गार्डन। तो हमारी कनिष्का आगे बढ़ती है और तभी उसकी नज़र एक दूसरी चीज़ पे पड़ती है और वो होता है कपूर हाउस का कार पार्किंग एरिया। कनिष्का थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाती है। पता नहीं वहाँ ऐसा क्या देखती है कि उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं और वो इधर उधर देखती है। उस शायद किसी को ढूंढ रही होती है पर उसे वो इंसान नहीं नज़र आता। वो अपना फ़ोन निकालती है और कपूर हाउस के कार पार्किंग में एक पिक्चर क्लिक करती है। खैर वो किस चीज़ की पिक्चर क्लिक करती है वो तो कनिष्का जाने, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको स्टोरी में आगे बने रहना पड़ेगा। फ़िलहाल वो उस फ़ोटो को जूम करके देखती है और फिर एक दूसरी फ़ोटो निकालती है, उससे मैच करती है। कुछ सोचते हुए कनिष्का के चेहरे पे एक तीखी सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो अपनी नज़रें घुमाते हुए आगे बढ़ जाती है। पर जैसे ही कनिष्का कपूर हाउस में अंदर की तरफ जाती है तो फाइनली देखती है लिविंग एरिया में काफ़ी कैंडिडेट्स पहले से ही आ चुके होते हैं। काफ़ी वहाँ पे भीड़ भी होती है और कनिष्का की नज़रें पड़ती हैं कि यहाँ तो एक से बढ़ के एक तुर्रम खां आए हुए होते हैं। जी हाँ, वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स होते हैं। कनिष्का उन्हें देख कर के समझ जाती है कि वो इनसे बहुत पीछे है। फिर भी अब एक जगह बैठ जाती है और अपनी बारी का इंतज़ार करती है। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे पूरा करती है और चुपचाप बैठ जाती है। फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने से पहले हमारी कनिष्का अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है। खैर वो छेड़छाड़ क्या होती है वो तो वही जाने, पर उस टाइम उसके चेहरे पे एक गंभीर एक्सप्रेशंस होते हैं। वो काफ़ी मिस्टीरियस भी होता है, शायद वहाँ किसी को भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए। और हमारी कनिष्का ऐसी होती है जो अपने मन की फीलिंग्स को अपने चेहरे पे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने देती। यही वजह होती है कि उसके चेहरे को या उसके एक्सप्रेशंस को समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और उसके आसपास एक मिस्ट्री बनी रहती है। तो गाइस फाइनली हम देखेंगे कि इस इंटरव्यू में क्या होता है और हमारी कनिष्का ने ऐसा क्या नोटिस किया कपूर हाउस में जो उसके चेहरे पे इस तरीके से बदलाव नज़र आया। तो इन सभी मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे अगले दिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानेंगे और काफ़ी खुश मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पा रही हूँ, पर आई एम सो सॉरी। मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि करीब 30 या 35 प्लस मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँ। मैं इसकी टाइमिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आज के लिए मुझे माफ़ करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो को और लॉन्ग बना सकूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 अपने जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड अगर कुछ गलती होती है या और आप कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड गाइस अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और शेयर भी करा करें।
और हमारे स्टोरी के सभी पार्ट्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा और आपसे मिलेंगे हमारी इस स्टोरी के अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।